वर्ग 10 के समाजशास्त्र, जिसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यह इसका क्वेश्चन है। पाठ है का नाम है, पहले पाठ का नाम अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जवाब उत्तर, अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे किसान कृषि कार्य करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, वकील बहस करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं, परिवहन आदमी और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इत्यादि। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सभी के मिले जुले रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। उत्तर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी तथा सरकार दोनों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण रहता है। उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास दोनों में रहता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। इन अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं, लेकिन सरकार जनता के हित के लिए उद्योग चलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न ही हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है। उत्तर, पर्यावरण के ह्रास को रोकने के लिए या पर्यावरण के ह्रास को रोकने तथा भूमंडलीय तापन की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ विकास अनिवार्य है। ऐसा विकास जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके तथा परितंत्र भी स्वस्थ रहे एवं सतत अवस्था में बना रहे। इसी को सतत विकास कहते हैं। अर्थात टोटल पूरा के पूरा अर्थव्यवस्था के विकास को सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, इसको गौर करेंगे। देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य एवं समन्वित तरीके से विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो इस चीज़ को गौर करते हैं। देश की प्राथमिकता जितनी भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी उपलब्धियों का नियोजन करना, अपनी उपलब्धियों का एक सीमित मात्रा में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात शॉर्ट में कि अर्थव्यवस्था को बचा के रखना, सुरक्षा रखना
आवश्यकता से अधिक उपयोग न करना। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है, एक भाग है। विश्व के विभिन्न देशों, खासतौर से विकासशील देश के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। विश्व स्तरीय मानव के शैक्षिक, स्वास्थ्य, आय, इन तीनों के विकास को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालें। आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालें। वह देश या राज्य जिसका आंतरिक संरचना जितना ही सुदृढ़ हो, जितना ही अच्छे ढंग से हो और विकसित होगा, वह देश या राज्य उतना ही आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। या आंतरिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहते हैं। आधारभूत संरचना, इसके अंतर्गत बिजली, सड़क और परिवहन के साधन, संचार सुविधा, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि सब आते हैं। ये आंतरिक संरचना में आते हैं। ये सभी साधन आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। ये सभी साधन प्रमुख आधार हैं। इन्हें आंतरिक संरचना के साथ साथ आधारभूत ढांचा भी कहते हैं। ये आधारभूत ढांचा है, अगर ये न रहें तो पूरा राज्य या वह स्टेट, राज्य, वह सरकार ध्वस्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घ उत्तरीय में अब तक जो था 6 क्वेश्चन वो लघु उत्तरीय, अब दीर्घ उत्तरीय में चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? गौर करेंगे। अर्थव्यवस्था संरचना, इसका उत्तर देखते हैं। अर्थव्यवस्था संरचना का मतलब होता है, अर्थ होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था की रचना मतलब विभिन्न क्षेत्रों में उसकी विभाजन, यानी उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली इत्यादि। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 3 भाग होते हैं, या 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 भाग जो है वो प्राथमिक भाग है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब इसके अंतर्गत कृषि आ गया, पशुपालन, मछली पालन, जानवरों से वस्तुओं को प्राप्त करना, इस तरह के व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली इत्यादि, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र माने जाते हैं। अब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे संचार एवं बैंक एवं बीमा,
परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि ये सारे क्रियाकलाप जो हैं, ये सारी क्रियाएं उसमें शामिल होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपने लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भलाई में सुधार लाता है, यह सुधार लाने की प्रयास करता है, यह सुधार करता है। आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन से ही हो सकता है। आर्थिक विकास विदाउट यानी बिना आर्थिक नियोजन से नहीं हो सकता। और इसलिए देश या राज्य में उपलब्ध संपूर्ण श्रम शक्ति को उपयोग में लाने योग्य नियोजन को आर्थिक विकास कहते हैं। गौर करेंगे, देश या राज्य में उपलब्ध संपूर्ण श्रमिक शक्ति या श्रम शक्ति को उपयोग में लाने योग्य नियोजन को आर्थिक विकास कहते हैं। अब आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या होता है, इसको गौर करेंगे। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए कि मेडिसन के अनुसार जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े शुभचिंतक थे, बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने कहा कि जब विकासशील देश में आय का स्तर बढ़ता है और संपूर्ण श्रम शक्ति को नियोजित कर लिया जाता है तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। यानी आय बढ़े और व्यय पर कंट्रोल हो, तो उसको आर्थिक विकास कहते हैं। वहाँ या वहीं विकसित देशों में बढ़ता हुआ आय का स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है। जो आय का स्तर बढ़ता हुआ है वो आर्थिक वृद्धि माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो थोड़ा इसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक जो हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कि आखिर आर्थिक विकास कैसे हो रहा है देश में। नंबर 1 राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक जो होता है वो राष्ट्रीय आय है। किसी देश या राज्य में एक वर्ष के अंतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के रूप में उसका मूल्य आंक कर उसको जोड़ा जाता है। इनके योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार जिस देश या राज्य की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है वह देश या राज्य उतना ही अधिक विकसित होता है। दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम। इससे दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास को मापने का एक सही सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय भी है। देश के सभी नागरिकों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक औसत आय कुल मौद्रिक आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, उसके बाद जो भागफल बचता है यही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मान लीजिए कि अगर पूरी जनसंख्या 200 हो
और 2000 कमाया जाता हो तो 2000 ऊपर रहेगा, 200 नीचे रहेगा, उसमें भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। अब अगला पॉइंट है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह सूचकांक भी आर्थिक विकास की माप में सहायक होता है। यहाँ यह है शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आंका जाता है। मानव विकास सूचकांक को भी इतने के अंतर्गत आंका जाता है। अगला पॉइंट उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय, उपभोक्ता कितना व्यय कर पाता है। तो उपभोक्ता व्यय का मतलब कस्टमर या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अब गौर करेंगे, उपभोक्ता व्यय भी आर्थिक विकास का एक सूचक होता है। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, वहीं शहरी जनता में व्यय क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। शहरों में खर्च अधिक हो गए, देहातों में खर्च कम हो गए। यही ये आंकड़ा है आकलन करने की। अगला क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताइए। तो गौर करते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की निम्न कारण है। कारण नंबर 1, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पॉइंट नंबर 1 है बिहार में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेज गति से, और तेजी से बढ़ने की वजह से राज्य के संसाधन का एक बड़ा भाग इनके भरण पोषण में ही खर्च हो जाता है। तो विकास कैसे होगा। दूसरा पॉइंट, आधारभूत संरचना का अभाव। बिहार में कुछ आधारभूत संरचना नहीं, जैसे बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं का अभाव। तीसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भर। बिहार की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन यहाँ की कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। निर्भर है लेकिन यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। अगला पॉइंट, बाढ़ या सुखाड़ से क्षति। बिहार के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हर साल बाढ़ आते हैं। उस बाढ़ के आने की वजह से वहाँ इतनी ज़्यादा फसलों की क्षति हो जाती है। और कुछ इलाका सुखाड़ है, जिस इलाके में सुखाड़ है वहाँ सुखाड़ से ही फसलों की बर्बादी हो जाती है। अगला पॉइंट, औद्योगिक पिछड़ेपन। बिहार औद्योगिक पिछड़ेपन का काफ़ी हिस्सा है, क्योंकि बिहार में उद्योगों का बहुत बड़ा अभाव है, और साथ ही साथ राज्य के बंटवारे के फलस्वरूप खनिज जो संसाधन था, जैसे बाकी चीज़ लोग थे या खनिज संसाधन या उसकी व्यवस्थाएं जितनी भी थी वो सब झारखंड में चली गई, जिसकी वजह से वो संसाधन नहीं रहा, वो औद्योगिक के पिछड़ापन रहा। फिर आगे देखते हैं गरीबी। गरीब राज्यों की गिनती में बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय आय से बहुत काफ़ी कम है। अगला पॉइंट, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति शुरू से ही खराब है। अगला पॉइंट, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। गौर करते हैं, हाँ ऊपर जो है कारण देखें हम, और अब देखते हैं कि उपाय क्या है। उपाय निम्नलिखित है। पहली बात,
कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या जो अधिक हो रही है उसको शॉर्ट किया जाए, जनसंख्या अगर कम रहे तो हो सकता है कि विकास हो। अगली पॉइंट, कृषि का विकास हो। जो हमारे यहाँ खेती होती है बिहार में, उसमें अगर विकास हो तो उम्मीद रखते हैं कि उसके विकास से भी बिहार का पिछापन दूर हो सकता है। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो संभवतः पिछापन दूर हो सकता है। आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत जो संरचनाएं हैं उसमें विकास हो। अगला पॉइंट, उद्योगों को विकास हो, और अपने बिहार में बहुत सारे उद्योग हों और जो उद्योग है उसका विकास हो। अगला पॉइंट, गरीबी उन्मूलन। ये पता लगाना है कि गरीबी क्यों है और गरीब कितने लोग हैं, क्यों, उनकी गरीबी जो है दूर करने की प्रयास किया जाए। शांति व्यवस्था की स्थापना। शांति व्यवस्था की स्थापना अगर रहती है तो गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हरदम हर रोज़ हर घर में मतलब शांति न रहे तो उसमें गरीबी आएगी, अमीरी नहीं आ सकती, पिछापन नहीं दूर होगी। अगला पॉइंट, उद्योगों का विकास। और धीरे धीरे उद्योगों का अगर विकास हो जाता है तो भी तरक्की होने की संभावना बनती है। गरीबी उन्मूलन। गरीबों के बारे में उन्मूलन करना है कि किस किस घर में या किस गांव में कितने गरीब हैं। केंद्रीय सहायता। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि राज्य जो है केंद्रीय सहायता पर आश्रित हो जाता है, जिसकी वजह से भी पिछापन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के पिछेपन तो हो गया, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन 4 ही हैं, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय 6 है, तो 4 है 6 10, टोटल 10 पहला पाठ में है। पाठ का नाम अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास, ये पहला पाठ है।